वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, आपने जो जून के एग्जाम्स हैं वो बहुत ही पास है, अप्रैल स्टार्ट हो गया है, सो वी आर ओनली लेफ्ट विद 2 मंथ्स। अप्रैल बचा है हमारे पास में एंड देन मई बचा है, ठीक है। उसके बाद आपके एग्जाम्स आ ही जाएंगे। सो आई कैन अंडरस्टैंड काफी सारा स्ट्रेस आ रहा होगा कि मैम कैसे सब्जेक्ट्स को हैंडल करना चाहिए, स्पेशली जो अपने थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स है उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है नॉर्मली कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो जो रहते हैं वो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हो, बट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनके माइंडसेट में यही रहता है कि यार थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स है ना तो उसको हम एकदम एंड में उठाएंगे, ठीक है। सो अगर किसी ने ये अप्रोच के साथ पढ़ा था तो अब वो एंड आ गया है। अब ये मत सोचना कि एंड में होगा, नहीं। अब देखो 2 महीने हैं, अगर किसी ने अभी तक जो है वो ढंग से नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आज आज से भी आप स्टार्ट करोगे ना अप्रैल और मई, तो भी आपका काफी अच्छा खासा प्रिपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो के थ्रू हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको जो आपका ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर है, बेसिकली पेपर नंबर जो 5 होता है अपना लॉ का, वो पेपर किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपने अभी तक उसका रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो अब क्या आपको स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है, और किस तरीके से हमें प्रोसीड करना चाहिए, क्या चैप्टर्स हमें पहले पढ़ने चाहिए, क्या चैप्टर्स हम बाद के लिए रख सकते हैं। सो वो पूरा जो प्लान है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना चाहिए विद योर पेपर नंबर 5, बिकॉज नाउ इज द टाइम कि आप थ्योरी पेपर्स जो हैं आपके वो आप बहुत ही जल्दी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, एक तो जो अपना थ्योरी पेपर है वो यहाँ पे है पेपर नंबर 5 ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में एक और आपका पेपर आता है, वो तो आपका 50 मार्क्स का ही रहता है, ऑडिट का जो रहता है, क्योंकि उसके साथ में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी रहती है, तो वो आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, बट स्टिल वहां पर भी अपनी 50 मार्क्स की थ्योरी है। तो मैं उसका भी एक सिमिलर ऐसा ही वीडियो बना के और अपलोड करने वाली हूँ जल्दी। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लॉ के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको डर लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देन प्लीज वॉच दिस। चलो अब देखो, सबसे पहले आपको सिलेबस तो पूरा पता ही होगा, बट ठीक है, अगर किसी बच्चे ने अभी तक जो है वो लॉ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है तो एक बार हम लोग जल्दी से सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो अपना सिलेबस है वो कैसे कैसे पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो एज यू ऑल नो, जो अपना ये पूरा पेपर है पेपर 5, ये 100 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। यहाँ पे लॉ के पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपका कुछ कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल आ जाए सो हम वहां से स्कोर कर सकते हैं, नहीं। पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर रहेगा वो आपका थ्योरी का ही पेपर रहता है, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले जो अपना पूरा 100 मार्क्स का पेपर है वो इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपने पास में सेक्शन ए है कमर्शियल लॉज 30 मार्क्स का, सेक्शन बी है इंडस्ट्रियल लॉज 15 मार्क्स का, सेक्शन सी है कॉर्पोरेट लॉस 40 मार्क्स का, एंड देन सेक्शन डी है अपने पास में बिजनेस एथिक्स 15 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। अब आपको पता होगा कि सबसे जो छोटा हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सेक्शन सी। बट अगर आपने पूरी लॉ पढ़ी है तो आपको पता होगा जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, सबसे ज्यादा जो चैप्टर्स हैं जिसमें, वो किस में ही रहते हैं, वो अपने सेक्शन सी में ही रहते हैं, कॉर्पोरेट लॉज। बेसिकली कॉर्पोरेट लॉज में आपका क्या आता है, कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के कुछ कुछ चैप्टर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो आपका सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। अगर आप इवन एग्जेम्पशन के लिए भी आप एम कर रहे हो तब भी ये जो पैटर्न है, ये स्टडी पैटर्न, बेसिकली सीक्वेंस क्या रखना चाहिए हमें, ये सीक्वेंस आप फॉलो करते हुए चलो, क्योंकि इस तरीके से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस है वो बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे और काफी अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। देखो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया कि आपकी जो कंपनी लॉ है, कंपनीज एक्ट, वो कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करती है, वो 40 मार्क्स का वेटेज कैरी करती है। एंड आपको पता है कि आपका जो पासिंग परसेंटेज रहता है किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का वो 40 मार्क्स का ही रहता है। तो अगर हमें कुछ पढ़ के यहाँ पे आप देखो कि मिनिमम जितने मार्क्स चाहिए उतने मार्क्स का
तो हमें यहाँ पे एक पूरा सेक्शन मिल गया। तो सबसे पहले हमें बिगनिंग भी किससे करनी है, हमें सबसे पहले बिगनिंग भी कंपनीज एक्ट से ही करनी है। ये मत सोचना मैम सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट पढ़ के चले जाते हैं 40 तो हमारे आ ही जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कंपनीज एक्ट पढ़ना है, आगे भी हमें और चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम कंपनीज एक्ट देखेंगे। तो कंपनीज एक्ट आपका 40 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है और इसमें अराउंड 12 अगर आप चैप्टर देखो, आपके जो मॉड्यूल है, अगर आपने मॉड्यूल से पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ, तो उसमें काफी ना कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर रखी है, क्योंकि कोई चैप्टर नहीं बना रखा है, ऐसे टॉपिक वाइज बस एक साथ स्टार्ट हो रहा है और एक जगह पे जाके उसको एंड कर दिया, कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर्स नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं, उसके चैप्टर्स बनाते हैं, ठीक है। सो अगर आपने खुद से भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं या आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, कहीं से कोचिंग ली होगी, सो आपने चैप्टर वाइज किया होगा, ठीक है। तो उसमें आप देखते हो कि अराउंड 10 to 12 आपके चैप्टर्स बन जाते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि इसमें से भी सबसे ज्यादा, देखो पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ना है, बट एक वो होता है ना कि सबसे पहले हम कौन से चैप्टर को सबसे अच्छे से प्रिपेयर करें, तो दैट शुड बी आपका डायरेक्टर्स। अगर आप होल सिलेबस की बात करो तो डायरेक्टर्स जो टॉपिक है, बेसिकली चैप्टर है, वो काफी इलाबोरेटेड था, बट अभी बहुत सारा पोर्शन डायरेक्टर्स का फाइनल की लॉ में चला गया है। सो आप डायरेक्टर्स वाला अगर चैप्टर देखते हो तो हार्डली आपके 5 6 7 पेज में वो चैप्टर खत्म हो जाता है, इतने से ही आपके टॉपिक्स है। जैसे क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, स्पेशली डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सो वो आपको अच्छे से करना है। लास्ट टाइम दिन वाला जो क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। सो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे आपके, जो आपके इंटर में है और काफी इजी सा आपका ये चैप्टर है। सो सबसे पहले आपको डायरेक्टर्स प्रिपेयर कर लेना है। डायरेक्टर्स प्रिपेयर करने के बाद में आपको क्या पढ़ना है, आपको शेयर कैपिटल का जो आपका पूरा चैप्टर है उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है प्रोस्पेक्टस वाले पोर्शन को। प्रोस्पेक्टस का मीनिंग एंड जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस होते थे, ये जो है ये आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो, सो सेकेंड नंबर पे आप शेयर कैपिटल पूरा एंड प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर कर लोगे। देन जो आपको याद होगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, स्पाइस प्लस का पूरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं, ठीक है। 1% कंपनी वाला टॉपिक आता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, एमओए आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। सो इनकॉर्पोरेशन का जो आपका टॉपिक रहता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में आप क्या पढ़ लो, जनरल मीटिंग्स पढ़ लो। जनरल मीटिंग्स काफी बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, बट अगर आप 2 3 4 बार रिवाइज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बहुत ही इजी चैप्टर्स है डिबेंचर एंड डिपॉजिट, दोनों ही लोन तरीके से हैं, और कुछ कुछ प्रोविजन जैसे ट्रस्टी का प्रोविजन वगैरह जो रहता है वो दोनों में सेम सा ही रहता है। तो उसके बाद आप डिबेंचर एंड डिपॉजिट ले लो, और लास्ट में जो आपके चैप्टर्स बच गए, जैसे एमओए और आर्टिकल्स का रिमेनिंग पोर्शन आपका बच गया, एक चार्जेस चैप्टर आता है, वो सिंपल सा चैप्टर है। तो ये सारे कुछ कुछ चैप्टर्स आप ले लो। एक राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स करके एंड में दे रखा है, और इवन कुछ कुछ टॉपिक्स आपको याद हो जो आपके ऑडिट में और लॉ में कॉमन है, जैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दोनों में कॉमन है, ऑडिट कमिटी दोनों में कॉमन है, ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिख लो कहीं पे कि ऑडिट कमेटी वाला टॉपिक और एक इंटरनल कंट्रोल, स्पेशली ऑडिट कमेटी वाला जो अपना टॉपिक है, ठीक है, इसके ऊपर मतलब जो कंपनीज एक्ट में ऑडिट के प्रोविजंस हैं जो हम डिटेल में ऑडिट में पढ़ते हैं, वो वाला टॉपिक आपके लॉ के मॉड्यूल में भी दे रखा है, तो वो आपको अच्छे से देखना है क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है। और एक राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स के ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम मॉड्यूल के एंड में दे रखा है ये टॉपिक। तो ये 2 3 टॉपिक्स आप अच्छे से, मतलब बेसिकली कंपनीज एक्ट तो देखो आपको करनी ही है अच्छे से, अगर आप चाहते हो कि आप लॉ क्लियर करो, कंपनीज एक्ट छोड़ के मत जाना। चलो, कंपनीज एक्ट हो गई पूरी। अब कंपनीज एक्ट होने के बाद में जो आप अपनी सेकेंड प्रायोरिटी पे चैप्टर रखोगे, वो आपका चैप्टर क्या होगा, वो आपका चैप्टर होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पहले से आता होगा, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है आप फाउंडेशन क्लियर करके ही इंटर में आए हो, और पूरे फाउंडेशन के जो है 4 सब्जेक्ट्स है, उसमें से जो अपना फर्स्ट आपका लॉ का सब्जेक्ट आता है, लॉ के सब्जेक्ट में आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा जो दे रखा है वो सेम टू सेम आपका इंटर में भी रिपीट होता है। इंटर में थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है क्योंकि आपके जनरल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ जाते हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज, बेलमेंट, ठीक है। सो ये थोड़े से एक्स्ट्रा आपके टॉपिक्स भी आ जाते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन
फिर भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, सो इसीलिए आप जो सेकंड प्रायोरिटी पे रखोगे वो क्या रखोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले बेसिक्स अच्छे से पढ़ना है। बेसिक्स आपको रिवीजन ही करना होगा अगर आपने फाउंडेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। तो बेसिक पूरा जो आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट है वो आप पूरा पढ़ लो। देन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में एजेंसी वाले टॉपिक पे अच्छे से फोकस करना। इसके अलावा एक जो आपका टॉपिक है ना, इंडेमनिटी और गारंटी, उसका डिफरेंस काफी बार पूछा गया है, तो एक वो टॉपिक आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में डिफरेंस। चलो, तो ये हो गया अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे आपको कंपनीज एक्ट 40 मार्क्स का दिख रहा है, आपको आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज पर मॉड्यूल 10 मार्क्स का दिख रहा है, बट आपको पेपर पैटर्न पता है ना, 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से आप ये मत सोचना कि सिर्फ 10 बोला है तो 10 मार्क्स का ही आएगा, नहीं। और आपको ये भी पता होगा कि आपके पेपर में चॉइस आती है, सो पेपर 100 मार्क्स का नहीं आता है, 100 मार्क्स से ज्यादा का ही आता है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये ज्यादा वेटेज के ही आएंगे। कंपनीज एक्ट आप मानो 40 प्लस का आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप ये मानो 14 to 15 मार्क्स का आता ही आता है। अपने पास एमसीक्यूज भी होते हैं, तो एमसीक्यूज भी 3-4 पूछ लिए जाते हैं, और जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो भी काफी सारे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि चॉइस में क्वेश्चन आते हैं ना, आपको 7 में से 5 करने होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये 10 मार्क्स है तो सिर्फ ये मत सोचना अपने माइंडसेट में कि 10 मार्क्स का ही तो छोड़ो ना, नहीं। वो आपके 15 मार्क्स तक भी जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसको बहुत अच्छे से हमें करना है प्रिपेयर, ठीक है। तो आप ये देखो, यहाँ पे आपके 40 मार्क्स ये हो गए, 10 मार्क्स ये हो गए, मैंने बोला ये 55 to 60 मार्क्स का आ जाता है एग्जाम में। तो अगर आपके ये दो टॉपिक्स, और इसके बाद में जो मेजॉरिटी बच्चे रोते हैं, ये नहीं करना हमें, ये हमें छोड़ के जाना है, फालतू टॉपिक है, समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, इरिटेट हो रहे हैं हम, ये सारी बातें सुनने को मिलती है। बट आप ये देखो, ये जो एथिक्स है ना, इसके आपके फ्री के मार्क्स 15 मार्क्स, ठीक है, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 15 मार्क्स आपके फ्री के मार्क्स है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक एथिक्स तुम्हें एक बार रीडिंग करके ही आ जाएगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, रीडिंग करके आपको फ्री के 15 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अगर तुम गलती से भी सोचते हो ना कि हम एथिक्स छोड़ के जाएंगे, तो बिल्कुल मत सोच, एथिक्स आपको करके जाना है, ठीक है। और अगर आपको एथिक्स के ऊपर एक रिवीजन वीडियो भी चाहिए तो मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है, मैं देखती हूँ रिवीजन वीडियो भी डाल दूंगी जिसमें आपका पूरा 1 शॉट एथिक्स के ऊपर रिवीजन हो जाएगा। तो ये एथिक्स आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। अब आप देखो यहाँ पे अपने 40 और 10, 50 और 15, अब देखो ऊपर अपने, मतलब यहाँ पे तुम ये मानो कि 60 ऊपर अपन ने मान लिए थे और 15 यहाँ पे मान लो, तो 75% आपका वेटेज तो यहीं पे कवर हो गया। या चलो तुम मत मानो 60 भी, अपन एकदम एग्जैक्ट मान लेते हैं 50 और ये 65 तो तुम्हारे 3 टॉपिक्स पढ़ने से कवर हो रहे हैं, और तुम फालतू डरते रहते हो कि हमें लॉ समझ में नहीं आ रही, हमें लॉ में कैसे पढ़ना है। स्ट्रैटेजिकली पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे तुम देखो कि 3 चैप्टर्स करते ही अपना कितना सारा, तुम अगर इन तीनों चैप्टर्स को भी अच्छे से कर लेते हो ना, तुम पास हो जाओगे। अब इन 3 चैप्टर्स को, इसमें से आप कोई भी टॉपिक स्किप मत करना कि हमें ये नहीं आ रहा कंपनीज एक्ट में तो ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, नहीं। अगर आपने अभी तक भी लॉ नहीं पढ़ी है और आपको लगता है हम अभी ही स्टार्ट कर रहे हैं 2 महीने में ही, तो आप ये 3 टॉपिक्स में से सारे जितने भी टॉपिक्स है ना, अच्छे से कर लो ये 3 चैप्टर्स के, ठीक है। तो आप ये मानो कि आप पास तो हो ही जाओगे। और सिर्फ अच्छे से पढ़ना नहीं होता है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। तो ये 3 चीजें, मतलब 3 आपके टॉपिक्स कवर हो गए। इसके बाद जो रिमेनिंग है उसको आप एकदम एंड में देख लेना, मतलब ये तीनों को बहुत अच्छे से करने के बाद आप बाकी वाले चैप्टर्स पे आ जाओ। देखो अब इसके बाद आप क्या कर लो, आपका कमर्शियल लॉज जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद में आपको दे रखा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से थोड़े से रिलेटेड से ही टॉपिक्स आते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो आप ये 3 ऊपर के करने के बाद किस पे आ जाना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे आ जाना, ठीक है। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट आपका जो है ये कमर्शियल लॉ का टॉपिक है, ये आपका कमर्शियल लॉ का टॉपिक है जो ऊपर 30 मार्क्स वाला था, ये कर लो। उसके बाद में जो अपना इंडस्ट्रियल लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ जो है उसमें आपका एक जो है चैप्टर आता है फैक्ट्रीज एक्ट, उसको कर लो।
इंडस्ट्रियल लॉ में आप किस चैप्टर को कर लो, फैक्ट्रीज एक्ट को कर लो। अब देखो एक बार हम वापस से ना अपने सिलेबस पे आते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो अपना इंडस्ट्रियल लॉज वाला जो टॉपिक है ना, ये देखो सेक्शन बी। सेक्शन बी सिर्फ और सिर्फ कितनी वेटेज कैरी कर रहा है? सेक्शन बी सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स की वेटेज कैरी कर रहा है, लेकिन इसमें चैप्टर्स कितने हैं? इसमें 5 चैप्टर्स हैं, 7, 8, 9, 10, 11। और जिसमें से जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं, इनकी वेटेज मिला के चारों चैप्टर्स की कितनी दे रखी है आपको? 10%, मतलब 10 मार्क्स की। और जो लास्ट है आपका कोड ऑन वेजेस, ये आपको कितने मार्क्स दे रखा है? 5 मार्क्स का। बट अगेन हम मान लेते हैं कि ये जो आपका 7 मार्क्स का आ ही जाता है, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रियल लॉज है ना, एक्चुअली अगर हम देखें तो यहाँ पे कंटेंट बहुत ज्यादा है और हम कह सकते हैं मार्क्स की वेटेज कम है। तो ये एक ऐसा सेक्शन है, अगर आपको लगता है कि हमें लॉ बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है हमसे, तो आप इस वाले टॉपिक पे लीस्ट फोकस रख सकते हो, छोड़ के मत जाओ, ठीक है। आपके पास कहीं के नोट्स होंगे, खुद से प्रिपेयर किए होंगे, उतना पढ़ लो जितना नोट्स में लिखा हुआ है। और उसमें से भी मैंने पहले क्या बोला, पहले आप क्या पढ़ लो? फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ लो, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम कोड ऑफ वेजेस क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये तो 7 मार्क्स का कह रहे हो आप। देखो अगर आप पढ़ सकते हो तो आप इसको बिल्कुल पढ़ो, 7 मार्क्स भी बहुत होते हैं। बट अगेन कोड ऑन वेजेस जो है ना, वो थोड़ा सा लेंदी जाता है, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कैसे करना है। अगर आपके पास अच्छे नोट्स हैं और आपने पहले पढ़ रखा है तो आप उसको पढ़ो, नो डाउट। लेकिन अगर मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ कि जिन्होंने लॉ को, मतलब होता है ना कि ऐसे एकदम हाथ ही नहीं लगाया और अब उनको होश आ रहा है, तो उनके लिए आप पहले क्या करो, आप पहले फैक्ट्रीज एक्ट करो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे आ जाओ, तो हम कहाँ पे थे? पॉइंट नंबर 4 में हमने सेल्स ऑफ गुड्स देख लिया। देन पॉइंट नंबर 5 पे आप क्या कर लो? पॉइंट नंबर 5 पे आप कर लो फैक्ट्रीज एक्ट, करेक्ट। तो ये आपका जो टॉपिक हो जाएगा वो इंडस्ट्रियल लॉस का हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है, अब जो बचा कुछ है, अब देखो अपने दो ही टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक तो कमर्शियल लॉ के रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हुए हैं और एक अपने इंडस्ट्रियल लॉज के रिमेनिंग चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कमर्शियल लॉज के रिमेनिंग चैप्टर, तो हमने देखो कमर्शियल लॉज में 2 चैप्टर तो पहले ही कर लिए। 2 चैप्टर कौन कौन से डिस्कस कर लिए हमने? एक तो अपना आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपना पहले हो गया, सोगा अपना हो गया। अब जो रिमेनिंग आपके चैप्टर्स बचे, जैसे एलएलपी हो गया, पार्टनरशिप हो गया। एलएलपी और पार्टनरशिप में से क्वेश्चन आता ही है, और ये मैं मानती हूँ कि पार्टनरशिप तो आपको पहले से आती होगी, बिकॉज आप काफी टाइम से स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हो। और पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट अगर आपने पढ़ लिया तो एलएलपी एक्ट आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी। नो डाउट एलएलपी एक्ट भी काफी लेंथी दे रखा है मॉड्यूल में, लेकिन कंपनीज एक्ट पढ़ लोगे तो आपको पता है कि यार बहुत सारे टॉपिक्स रेपिटेटिव ही है, ठीक है। सो ये आप बाद में पढ़ लेना। एंड देन अपना एक आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपका फाउंडेशन में आया हुआ है। तो फाउंडेशन का टॉपिक है, तो ये आपको बस अगेन रिवीजन ही तो करना है, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स आएंगे बट अगेन ये कर लो। और लास्ट जो आपका है, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है आपके मॉड्यूल का, है ना, इंट्रोडक्शन टू लॉ या लीगल सिस्टम, वो वाला जो थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक ज्यादा है, उसमें जो कंसेप्ट है, जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है, सो बेसिकली वो थोड़ा सा याद करने की चीजें आपको रहेंगी, तो वो आप लास्ट में देख लो। और फाइनली अब अपने पॉइंट नंबर 6 तक हो गया, तो अब हम लोग किस पे आ जाएंगे? अब हम लोग आ जाएंगे अपने पॉइंट नंबर 7, जो अपना लास्ट पॉइंट है कि अब जो बची कुची इंडस्ट्रियल लॉज है। देखो हमने ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट तो कवर कर ही लिया था, अब जो बची कुची आपके पास इंडस्ट्रियल लॉज है, जैसे ईपीएफ चैप्टर दे रखा है आपका, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाला चैप्टर है, ग्रेचुटी वाला चैप्टर है, एंड कोड ऑन वेजेस वाला चैप्टर है। तो ये आप एकदम एंड में देख लो। कोड ऑन वेजेस अगर आप कर सकते हो अच्छे से तो आप उसको पहले प्रायोरिटी पे रख के कर लो, अगर अच्छे से नोट्स वगैरह बने हुए हैं तो। पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको बिगनिंग में मत उठाना, लॉ से ही चिड़ हो जाएगी, क्योंकि मॉड्यूल में वो बहुत ज्यादा, मैं कह सकती हूँ कि ना, अजीब तरीके से दे रखा है, ठीक है। आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स से पढ़ लो, नहीं है तो इसको बाद में ही लेना, पहले फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ लेना। तो अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे ना, तो अभी भी बहुत ही इजीली 2 महीने में भी आपकी एग्जामिशन आ सकती है। क्योंकि आप देखो इंटर की लॉ में तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स, मतलब फ्री के आपको 3 एक टॉपिक्स मिल गए कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, तो 3 टॉपिक पढ़ के चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं है, वापस कान खोल के सुन लो, कि मैं ये बोल रही हूँ कि सिर्फ 3 ही चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, नहीं। ये 3 चैप्टर्स को अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो लॉ में फेल नहीं होगे, ठीक है। और हमें पता है कि हमें तो एग्जामिशन तक जाना होता है, क्योंकि आपको पता है ना, सिर्फ 40 लाख के काम नहीं होगा, हमें एग्रीगेट भी बनाना है।
तो आप बाकी वाले चैप्टर्स भी पढ़ के एग्रीगेट में अच्छे मार्क्स, क्योंकि एग्जामिशन ले आओगे तो एग्रीगेट अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप फोकस ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स पे करना, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से आपका पूरा स्टडी प्लान होना चाहिए। एंड ये तो हो गया, पढ़ लिया हमने। अब हम आंसर्स कैसे लिखें, एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करें, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगी आंसर राइटिंग की। फाइनल के लिए भी आएगी वो, इंटर के लिए भी सेम ही है वैसे तो ऑलमोस्ट, बट स्टिल मैं स्पेसिफिकली अलग से बता दूंगी आपको कि आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है एग्जाम में, ठीक है। तो ये वाला आप अच्छे से इस तरीके से प्रिपेयर करना, आज से स्टार्ट कर लो। अब बिल्कुल भी डिले मत करना कि नहीं यार अभी अप्रैल ही तो आया है, हम तो मई से स्टार्ट करेंगे, 1 महीना भी बहुत होता है। ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक सब्जेक्ट की वजह से, अगर एक बात बताओ आपके लॉ में 39 आ गए, तो क्या आपका ग्रुप क्लियर होगा? नहीं होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तुम एग्जेम्पशन भी ले आओगे, बट लॉ में 39 रह जाएंगे तो कोई सेंस नहीं है ना, आपको वापस से अटेम्प्ट देना ही होगा दिसंबर में। तो इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर 8 सब्जेक्ट है तो 8 के 8 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करो। एक ग्रुप दे रहे हो तो चारों के चारों सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करो। क्लियर है? ठीक है। सो इस तरीके से आज से ही अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लो, ठीक है। और कोई भी मान लो आपको डाउट आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझसे बात कर सकते हो पर्सनली भी, कि किस किस तरीके से मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा या कैसे हमें प्रोसीड करना चाहिए। तो आप वो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। चलो ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इनफ है, जो मैंने बताना था मैंने बता दिया। आंसर राइटिंग के लिए आई विल बी अपलोडिंग अ सेपरेट वीडियो। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।